नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। आपका स्वागत है IN TV में। हम लोग पिछले 24 घंटे की सुर्खियों के साथ बात करेंगे आज, और उसके साथ देखेंगे कि उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में। उससे हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, किन किन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है, और उन्हीं बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आने वाली परीक्षाओं में सफलता का परचम लहराएंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी खबर है हमारे पास। सुर्खियों से बात करते हैं पहले। तो पहली सुर्खी है, भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने गगनयान मिशन के लिए स्पेस ट्रैकिंग फैसिलिटी स्थापित की है। ये भारत की मदद के लिए की है इन्होंने ऐसा। महाराष्ट्र सरकार ने UCC ड्राफ्ट कमेटी गठित की है। आपको पता होगा पहले भी राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने यह समितियां गठित की हैं। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु हाई सी LOA प्रोग्राम शुरू किया गया है। लिएंडर पेस जो भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, उनको क्या किया गया है, उनको बनाया गया है एशिया टेनिस फेडरेशन के प्लेयर एम्बेसडर। अडानी डिफेंस बनाएगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। और IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ को 6.4 रहने का अनुमान दिया है। ये कुछ खबरें हैं जिनको हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि उनसे आने वाले प्रश्न क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पहली खबर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक द्विपक्षीय संबंध से रिलेटेड है। इसमें क्या है देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया भारत और ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। क्यों मजबूत हुए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत किया है। ठीक है, क्या हुआ है दोनों के बीच? CCA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है उसका नाम क्या है? CCA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, इस पर क्या वार्ता हुई है? इसको तेज करने तथा रक्षा, व्यापार, क्लीन एनर्जी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? ये समझौता क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भारत के लिए ये समझौता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पॉलिसी रही है एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। ये दो भारत सरकार के बहुत लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं कि उनको एक्ट ईस्ट यानी कि जो भारत से पूर्व की तरफ जो देश हैं उनके साथ संबंध सुधारने हैं, और इंडो पैसिफिक यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में के किनारे जितने भी देश बसे हुए हैं उन सभी देशों के साथ उनको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना है तथा आर्थिक एवं रक्षा सहयोग की नई गति देना है सहयोग को। ठीक है, ये तो खबर की बात हुई। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में, देखते हैं एक बार। कौन से देश इसमें इन्वॉल्व है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या समझौता कौन सा हुआ है? CCA। CCA क्या है? CCA बताएंगे क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना रहेगा। क्या उद्देश्य है हमारा? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। कौन कौन से फोकस एरिया हैं इस समझौते के? डिफेंस, ट्रेड और क्लीन एनर्जी। किस क्षेत्र में ये, किस क्षेत्र के तहत ये बात हो रही है? इंडो पैसिफिक यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के। ठीक है, क्या उद्देश्य है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाना। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया क्यों इंपॉर्टेंट है एक बात समझेंगे हम लोग। ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड का ही भी मेंबर है। याद रखेंगे, चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिहाज से हम लोगों ने क्या किया है, भारत सरकार ने भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलके एक एसोसिएशन बनाया है। उन्होंने एक ट्रीटी साइन की है जिसके तहत जिसको कि क्या कहा गया है? क्वाड कहा गया है। ठीक है, तो क्वाड का भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए ये समझौता जो है कॉपरेशन का, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है फिर से ऑस्ट्रेलिया दौरे से ही है, प्रधानमंत्री जी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से संबंधित ही है। वो क्या खबर है? ऑस्ट्रेलिया ने गगनयान मिशन के लिए स्पेस ट्रैकिंग फैसिलिटी स्थापित की है।
ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है कोकोस यानी कि कीलिंग आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने कोकोस कीलिंग आइलैंड में एक अस्थायी स्पेस ट्रैकिंग फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है, जो इसरो के गगनयान मिशन को सहयोग प्रदान करेगा। ये बहुत बड़ा समझौता है स्पेस की नज़र से अगर देखा जाए तो, क्योंकि भारत का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं गगनयान। ठीक है, और वो गगनयान जो प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग मानव को, जो इंडियन पहला ऐसा सैटेलाइट होगा भारत का जो कि मानव को स्पेस में ले जाएगा। ठीक है, तो उसके ट्रैकिंग के लिए एक फैसिलिटी वहां ऑस्ट्रेलिया अपने एक द्वीप में बनाने की सहूलियत दे रहा है भारत को। ये बहुत बड़ा एक कदम है ऑस्ट्रेलिया का भारत के सहयोग के लिए। यह सुविधा गगनयान मिशन के दौरान कम्युनिकेशन, नेविगेशन एवं टेलीमेट्री को बेहतर बनाएगा और भारत ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष सहयोग को भी मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, अब ये तो खबर हो गई। किस मिशन में इस समझौते का फायदा होगा, वो कौन सा मिशन है, वो है गगनयान मिशन। किस स्थान पे ये ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है, ये इसको देखना है। ये है कोकोस यानी कि कीलिंग आइलैंड में। कौन सा सहयोगी देश है, ऑस्ट्रेलिया। क्या उद्देश्य है, स्पेस ट्रैकिंग और मिशन मॉनिटरिंग। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। ये याद रखेंगे, गगनयान का नाम याद रखना है, को ये जगह का नाम याद रखना है। कौन सा मिशन था, गगनयान मिशन के लिए सहयोग कर रहा है, और सहयोगी देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है, आने वाली परीक्षाओं में इस पे प्रश्न जरूर बन सकते हैं। अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वो खबर फिर से महाराष्ट्र सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी बनाई है, समान नागरिक संहिता, जिसको यूसीसी भी हम लोग बोलते हैं। क्या खबर है देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी गठित की है। आपको पता होगा कि इसके पहले भी राजस्थान सरकार ने भी समिति गठित की है, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल ने भी ऐसा किया है। उत्तराखंड तो इसको ऑलरेडी लागू कर चुका है। ठीक है, तो खबर क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने जस्टिस रिटायर्ड जो है वो रंजना देसाई की अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है। ठीक है, किनके नेतृत्व में किया गया है, किसकी अध्यक्षता में किया गया है, जो जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, रंजना देसाई। ठीक है, इसका क्या महत्व है, समिति यूसीसी लागू करने से जुड़े संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, तो इसी स्टडी के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, जस्टिस रंजना देसाई। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें ध्यान रख सकते हैं हम लोग, देखिए एक बार। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जस्टिस रंजना देसाई इस समिति की प्रमुख होंगी। उद्देश्य क्या है, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करना। कौन से स्टेट से बात हो रही है, महाराष्ट्र से। कार्य कौन कौन से हैं, कानूनी अध्ययन एवं सिफारिश हेतु अतिरिक्त तथ्य ढूंढना। ठीक है, यूसीसी का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44 में है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान दिया है, जिसको ही राज्य सरकारें एक एक करके लागू कर रही हैं। अलग अलग राज्य सरकारों ने इसको लागू किया है। कौन कौन सी सरकारें हैं, उत्तराखंड ने लागू कर दिया है, बाकियों ने समिति बनाई है, जिसमें प्रमुख कौन कौन से हैं, राजस्थान, ये करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, राजस्थान ने बनाया है, पश्चिम बंगाल ने बनाया है, और अभी महाराष्ट्र की खबर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है। ये भी ध्यान रखेंगे, कौन से राज्य में लागू हो चुका है यूसीसी, वो है उत्तराखंड में। अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली खबर समुद्र से रिलेटेड है। क्या कहानी है, इसको एक बार हम लोग देख लें, समझ लें क्या कहानी है। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु हाई सी एलओए प्रोग्राम शुरू हुआ है। एलओए क्या है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। ठीक है, भारत सरकार ने हाई सी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना और सस्टेनेबल डीप सी फिशिंग को प्रोत्साहित करना है। यानी कि सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब होता है बिना किसी भी नुकसान, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए। ठीक है, जो भी फिशिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको कम करके अगर हम लोग डीप सी फिशिंग करें तो उसको हम लोग बोलेंगे सस्टेनेबल डीप सी फिशिंग। ठीक है, यह कार्यक्रम ईईजेड यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन
को बेहतर उपयोग समुद्री संसाधनों का संरक्षण तथा सी फूड एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि इससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ने वाला है। इससे और क्या फायदा होने वाला है, इससे हमारा इस पे एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन है ईईजेड जो है उसमें समुद्र का संरक्षण भी हो पाएगा, समुद्री संसाधनों का, और इसके अलावा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और बेहतर उपयोग कर पाएंगे हम अपने इकोनॉमिक जोन का। अब ये तो खबर हो गई, इससे इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम लोग बाहर। पहला, कौन सा कार्यक्रम है? हाई सी एलओए प्रोग्राम। फोकस कहां पर है हमारा? ब्लू इकोनॉमी पर। उद्देश्य क्या है हमारा? सस्टेनेबल फिशिंग। ये ध्यान रखेंगे, सस्टेनेबल फिशिंग। लाभ क्या होना है? सी फूड एक्सपोर्ट और ईईजेड को बेहतर बनाना। भारत का ईईजेड कितना है? लगभग 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट है, याद रखेंगे। ये स्टैटिक में आ जाएगा आपका। स्टैटिक में क्या आ जाएगा कि भारत का ईजेड जो जोन है वो कितने किलोमीटर्स का है, तो इसका एक फैक्ट को याद रखेंगे, वो है 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। ब्लू इकोनॉमी होता क्या है? ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों यानी कि जो हमारे सी बेस्ड रिसोर्सेज हैं उसके के सतत उपयोग पर आधारित अवधारणा है। एक प्रणाली है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, समुद्र के संसाधनों को अपने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आगे की खबर हम लोग देखेंगे। अगली खबर लिएंडर पेस, जो कि हमारे टेनिस के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनसे संबंधित है। वो क्या खबर है हम लोग देख लेते हैं एक बार। लिएंडर पेस बने एशिया टेनिस फेडरेशन के प्लेयर एम्बेसडर। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को एशियन टेनिस फेडरेशन एटीएफ का प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वे एशिया के ग्रास रूट टेनिस युवा खिलाड़ियों के मार्गदर्शन तथा प्रतिभा विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे। ठीक है। ये जो एशिया के देश हैं उसमें टेनिस को बढ़ावा देने के लिए ये एशियन टेनिस फेडरेशन का एक पहल है। उस पहल के तहत क्या किया गया है कि इनको प्लेयर एम्बेसडर बनाया गया है। किनको? तो भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस जी को। ठीक है। ये तो खबर हो गई। अब इस खबर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं ये देखते हैं। कौन से खिलाड़ी हैं जिनको बनाया गया है प्लेयर एम्बेसडर? लिएंडर पेस। कौन सी संस्था ने बनाया है? एशियन टेनिस फेडरेशन ने। पद कौन सा है? प्लेयर एम्बेसडर बनाया गया है। क्या उद्देश्य है? ग्रासरूट टेनिस प्रमोशन के लिए। फोकस कहाँ है? यंग टैलेंट को डेवलप करने के लिए। और लिएंडर पेस क्यों फेमस है इंडिया में? क्योंकि उन्होंने अटलांटा ओलंपिक्स 1996 में जो हुआ था उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है। आगे चलें हम लोग अगले खबर की तरफ। अगली खबर को हम देखें तो वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारी बढ़ती स्वायत्ता से संबंधित है। वो क्या खबर है उसको देख लेते हैं हम लोग। अडानी डिफेंस बनाएगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। जो मिसाइलें हैं भारत की वो प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा भी अब बनाई जाएंगी, और इसके लिए अडानी डिफेंस ने एक प्रिपरेशन किया है। उसको देखते हैं क्या खबर है हमारे पास। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ के निवेश से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करने की घोषणा की है। यह परियोजना मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत तथा स्वदेशी रक्षा उत्पादन को नई गति देगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइवेट प्लेयर्स को डिफेंस प्रोडक्शन में क्यों लाया गया है, इसलिए लाया गया है क्योंकि इससे हमारे आत्मनिर्भर भारत के मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत तथा स्वदेशी रक्षा प्रणाली विकसित करने की जो हमारी सरकार की पहल है उसको जरूर गति मिलेगी। ठीक है। इससे क्या क्या खबर बन के बाहर आती है, क्या क्या पॉइंट्स बन के बाहर आते हैं देख लेते हैं एक बार। कौन सी कंपनी है? अडानी डिफेंस एरोस्पेस। निवेश कितना करने जा रहे हैं वो? 2,500 करोड़ का। स्थान कहाँ है? शिवपुरी, मध्य प्रदेश। क्या उद्देश्य है? मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग। फोकस एरिया क्या है? मेक इन इंडिया और डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। भारत रक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को लगातार बढ़ावा दे रहा है और डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में विकसित किए जा रहे हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये एक एडिशनल फैक्ट है। क्या है कि डिफेंस कॉरिडोर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, सॉरी, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। अगली खबर को हम लोग देखते हैं। अगली खबर क्या है हमारे पास?
अगली खबर भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित है। अपना नया आंकड़ा जारी किया है आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। आईएमएफ ने 2000 फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4 रहने का अनुमान लगाया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने क्या कहा है, ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 6.4 रहने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ के अनुसार मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत की दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाए रखेगी। यानी कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की, वो कौन है, वो इंडिया है। और उसकी ग्रोथ रेट जो है 26-27 में 6.4 रहेगी। ये बहुत अच्छा नंबर है, आप ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि भारत जो अभी जो है, आप देखेंगे तो इस फाइनेंशियल ईयर में की शुरुआत ही युद्ध से हुई है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस है। ठीक है, इस एनर्जी क्राइसिस के टाइम पे अगर ये लेवल है ग्रोथ रेट का हमारा, तो जाहिर सी बात है ये बहुत अच्छा वैल्यू है। ठीक है, इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? संस्था कौन है जिसने ये घोषणा की है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने। रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और जीडीपी ग्रोथ कितना बता रहे हैं वो? 6.4। अवधि कौन सी है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए है? 26-27। आधार क्या है? डोमेस्टिक डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ की वजह से ये हमारा जो अर्थव्यवस्था का इंजन है ये चल रहा है और अच्छी ग्रोथ दे रहा है। आईएमएफ ने चूंकि ये रिपोर्ट जारी किया है, इसीलिए आईएमएफ से संबंधित दो स्टैटिक फैक्ट हम लोग याद रखेंगे। ये स्टैटिक फैक्ट है। कौन कौन से दो स्टैटिक फैक्ट हम लोग याद रखेंगे? पहला, आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी और आईएमएफ का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका, यूएसए में है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है एज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक फैक्ट। तो ये थी कुछ आज की खबरें और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने समय का अपना सदुपयोग किया होगा, क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आईएन टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको सारे अपडेट मिल सके। धन्यवाद। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।